41 दिन हम भूखे रहे हैं। मुख्यमंत्री घटना घटी थी जिसमें से हमने गांव-गांव जाकर पैखाना उठाने का काम किया, मट्टी से ढकने का काम किया। प्रशासन मानव को आदमखोर जैसा ट्रीट करता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम जिलाध्यक्ष हमारे दादाजी थे। प्रशासन हमारा नाम को नामित किया है, मुदाले बनाए हैं, उनके भी नार्को टेस्ट कराए जाएँ और हमारा भी नार्को टेस्ट कराए जाएँ। दूध का दूध, पानी की पानी हो जाएंगे। लेकिन हम पर केस होते थे अन्यत्र धाराओं में, कि मारपीट की धाराओं में। एक सिसवा के मृत्युंजय यादव थे जिनकी जेल में मृत्यु हो गई थी। मैंने कहा जिंदा पकड़ के ले गए, मुर्दा बना के दे गए, तो बताइए उनका परिवार, उनका बच्चा कभी इस प्रजातंत्र के इस संविधान को मानेगा? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अमित मिश्रा। आप देख रहे हैं केबी स्टूडियो बिहार। जी हाँ, आप केबी स्टूडियो बिहार देख रहे हैं और आज के अतिथि हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत हैं जिनकी चर्चा पूरे भारत में हो रही है। जी हाँ, अभी हमारी मौजूदगी परबत्ता प्रखंड के डुमरिया गांव में है और डुमरिया गांव की ज़मीन इतनी उर्वर रही है कि एक से एक शख्सियत ने वहां जन्म लिया है। और आज हमारे बीच जो शख्सियत है उनका नाम लोगों ने अनशन गुरु, गांधी, अन्ना, कई नामों से नवाजा है उनको। जी हाँ, उनका नाम, ओरिजिनल नाम बाबूलाल आदित्य बाबूलाल शौर्य है। लोग इन्हें बाबूलाल शौर्य के नाम से जानते हैं और इनकी चर्चा इसलिए आज बेहतर तरीके से पूरे भारत में ली जा रही है कि कुछ एक ऐसा काम जो लोग करने से परहेज करते हैं, इन्होंने परहेज नहीं किया है। 2005 की बात है, इन्होंने सड़क पर, जिस समय की स्वच्छता अभियान नहीं चला था, उस समय इनके दिमाग में ऐसा क्या आया था कि स्वच्छता अभियान की ओर इनके कदम चल पड़े थे। और उस समय गांव-गांव में कहीं भी शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, तो सड़कों को साफ करने के दृष्टिकोण से इन्होंने पाखाना साफ किया था। जी हाँ, आपको सुन के लगेगा कि 2005 की बात है कि स्वच्छता अभियान जिस समय नहीं चला था, उस समय स्वच्छता पर इनका फोकस रहा था। सबसे पहले बाबूलाल शौर्य जी का केबी स्टूडियो में स्वागत। नमस्कार जी, मैंने सुना है कि आज आपका जन्मदिन है। अगर स्टूडियो के माध्यम से पूरी आवाम को आप अपनी ओर से अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना चाहें तो देखिए, हमारा जन्म तो सावन की तीसरी सोमवारी, हिंदी मास देखेंगे तो सावन की तीसरी सोमवारी को हुआ। भोले शंकर का आशीर्वाद तो मुझे जन्म से ही प्राप्त है और मैं तो यही चाहूँगा कि अपने जन्मदिन पे कि मैं जो मानववाद का संकल्प लेकर मैंने जो एक वीरा उठाया है, जिसके लिए हम निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, उस मानववाद को की ओर भारत बढ़े और इसके लिए हम प्रयासरत हैं और उस और लगातार निरंतर कार्य कर रहे हैं। बाबूलाल जी, ये बताइए, आज के जो राजनीतिक चिंतक होते हैं और हैं, उनकी सोच है कि युवा राजनीति में नहीं आ रहा है। युवा राजनीति में नहीं आ रहा है। जिनका बैकग्राउंड रहा है, उसके पिताजी राजनीति में रहे हैं, तो वही लोग आगे बढ़कर आ रहे हैं, नए लोग नहीं आ रहे हैं राजनीति में। लेकिन ऐसा मुझे पता है कि राजनीति में बड़ी कम उम्र से आपका इंटरेस्ट रहा है और अब आप राजनीति में आ गए। ऐसा क्या हुआ था, ऐसा क्या दृष्टिकोण आपने अपनाया था, ऐसी क्या मंशा रही बचपन से पढ़ने के दौरान, पढ़ाई के दौरान, जो आपका पदार्पण राजनीति में हुआ? देखिए, एक तो सही कहा आपने कि राजनीति में वातावरण का भी अब एक प्रश्न आपने किया कि राजनीति में वही परिवार आ रहे हैं जिसके परिवार राजनीति में रहे हैं। उसका कारण है कि वातावरण, उनका राजनीतिक वातावरण के कारण वो बच्चे, वहाँ के बच्चे अक्सर राजनीति में आ जाते हैं। लेकिन दो तरह की राजनीति होती है कि एक राजनीति होती है कि आप उनके परिवार के लोग कर रहे हैं, उनके करने के बाद उनका उत्तराधिकारी के रूप में चले जाते हैं। और एक राजनीति होती है, उसी पर राजनीतिक परिवार जरूर रहा हो लेकिन विगत कुछ वर्षों से राजनीतिक बीच में गैप हो गया हो, लेकिन ब्लड में चूँकि राजनीति परिवार का वातावरण है, उस ब्लड के कारण जन्मजात कोई राजनीति का सोच होता है। तो हम लोग जन्मजात बाय बॉर्न लीडरशिपिंग सोच था हमारा, जिसके चलते कि हम बहुत कम उम्र में राजनीति में प्रवेश किया। उसका भी अनेकों मेरे पिताजी कहते हैं कि हम जब खगड़िया में रहते थे तो हमारे मित्र कोई जाति, कोई धर्म बूझने, बच्चा को तो इसे भी बूझने नहीं आता है, तो हम लोग उस समय कोई कष्ट में रहता था तो हम अपना कपड़ा या शर्ट या चप्पल जो है किसी को नीडी लोग हैं उनको हम दे दिया करते थे, जिसमें पिताजी हमें कम से कम 1-2 बार मारपीट भी मेरे साथ इसलिए नहीं किए कि आप दिए क्यों, इसलिए किए कि जब एक्स्ट्रा हो तो दे देना और ज़रूरत हो तो हम लोग को अगर हम लोग सक्षम होंगे तो देंगे। लेकिन तुम उनको दे देते हो ठंड में स्वेटर, तो तुम तो ठंड में बीमार पड़ जाओगे। इसलिए हमारे साथ पिताजी ने या हमारे घर के गार्जियनों ने हमको रोका कि नहीं, तुमको अगर देना है तो हमसे पूछो या घर में एक्स्ट्रा है तो वो दे दो, तुम उस समय तुम भी तो ठंड में हो। लेकिन ये बचपन में इस तरह की वाक़या हुई तो
यही नेचर रहा राजनीति में, और कैसे प्रवेश की तो हमें भी नहीं पता। बाबूलाल शौर्य ये बताएं कि बाबूलाल शौर्य अनशन गुरु कैसे बन गया, और फिर फड़किया के लोग इनको गांधी कहने लगे, खगड़िया में बाबूलाल शौर्य अन्ना के नाम से जाना जाने लगा, ऐसा कैसे? देखिए, हम लोगों ने चिंतन किया कि इस प्रजातंत्र में हम क्या कर सकते हैं, और अनेकों जहाँ जाते थे वहीं कष्ट का अंबार है। अब देख लो आज के भी डेट में, जिस गांव, जिस मोहल्ले, जिस गली में जाओगे, कहीं ना कहीं जाएंगे, कहीं ना कहीं कष्ट का अंबार आपको दिखेगा। मेडिकल हर क्षेत्र में कहीं उतना डेवलपमेंट तो नहीं हुआ है, हर क्षेत्र में कष्ट का अंबार है। तो उसी के कारण हम अपनी मांग को फिर कैसे रखें, तो प्रजातंत्र में क्या रास्ता है, संविधान में रास्ता क्या दिया है, तो पता चला कि संविधान में आप धरना कर सकते हो, प्रदर्शन कर सकते हो, अनशन कर सकते हैं, या अन्य आप यही एक मार्ग है, कि यही एक माध्यम है जिससे कि आप जनता की आवाज़ सरकार के पास ले जा सकते हैं, और उसके बीच की कड़ी है प्रशासन। तो हमने इस मार्ग को चयन किया। हमने महात्मा गांधी का अध्ययन किया, वीर सावरकर को मैंने अध्ययन किया, अनेकों ऐसे ऐसे क्रांतिवीर जिन्होंने समाज के परिवर्तक के रूप में हुए हैं, उनका जब थोड़ा मोड़ा मैंने पढ़ा तो मार्ग हमको लगा कि यही मार्ग से ही आवाज़ बुलंद कर सकते हैं, और प्रजातंत्र में इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसमें हम लोगों ने एक किताब लिखा है, संविधान के दर्द में लिखा है, और अभी का जो वातावरण रहा था कुछ दिन पहले का, या वातावरण है, प्रशासन मानव को आदमखोर जैसा ट्रीट करता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए अनशन, धरना, प्रदर्शन को भी को कूड़े के ढेर में रख देते हैं, उसके आवेदन को कूड़े के ढेर में फेंक देते हैं। तो प्रजातंत्र डेवलप प्रजातंत्र में जनता अपनी आवाज़ को कैसे रख सके, इसके लिए माध्यम, जो एक्सट्रीम माध्यम अनशन को हमने चुना, और जिसके चलते करीबन 34वां अनशन हमारा इधर सहरसा में पप्पू देव प्रकरण को लेके था। 12 दिन वहाँ भी मैंने भूखा रहा था। हमारा 41 दिन हम भूखे रहे हैं। मुख्यमंत्री घटना घटी थी जिसमें हम चैलेंज करके खगड़िया आए थे, क्योंकि हमें भी अभियुक्त बना दिए गए हैं, क्योंकि हमने रोड़ा पत्थर नहीं चलाया। तो मैंने कहा कि जिस पदाधिकारी ने हमारा नाम दिया है, या जो हम प्रशासन हमारा नाम को नामित किया है, मुदाले बनाए हैं, उनकी भी नार्को टेस्ट कराए जाएं, और हमारा भी नार्को टेस्ट कराए जाएं। दूध का दूध, पानी की पानी हो जाएंगे। लेकिन इस अभी भारत तो उतना डेवलप नहीं किया है कि नार्को टेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेन मैपिंग कर सके, जिसके कारण हम चैलेंज करके आए थे। 41 दिन तक भूखा रहा था, जिसमें 40 बच्चे जो गिरफ्तार थे, उनको मांग थे शराबबंदी थी, उसकी कार्रवाई ना हो, अनेकों लड़ाई वो मांग था, जो माने नीतीश जी और उनके उस समय प्रधान सचिव थे, उन्होंने इस चीज़ को माना, कहा कि मैं बहुत जल्द कर दूंगा और बच्चे को तत्काल में रिहा करता हूं, ये कह के तब अनशन तोड़वाए गए थे। तो मैंने अनशन तोड़ा था। बाद में सच में शराबबंदी भी हुई, और शिक्षकों का जो वेतनमान तो पूर्ण नहीं मिला, लेकिन उस और कदम बढ़ाए गए, और आज जो उस समय वेतन थे उससे कहीं सम्मानजनक वेतन उनको प्राप्त हुआ। जी बाबूलाल शौर्य जी, मैंने सुना है कि 2005 में आप सड़क पर या सड़क के बगल में जो गंदगी फैली हुई थी, पाखाना वगैरह, आप उसको साफ किया करते थे। उसके हाँ, ये तो हमारे मन में आया कि देखिए कि बहुत बीमार है समाज। हम देखते थे कि जब रोड पे गए तो पैखाना, पतला पैखाना, अगर जो भी माताएं बहनें रात के शाम को सुबह में 3 बजे 4 बजे भोर में आया, जब उस रोड से गुजरे तो देखे थे 90% लोगों का पैखाना जो था पतला था। तो हमें ऐसा लगा कि हमारा तो ये समाज बीमार है। उसका कारण क्या हो सकता है? तब मेरे मन में आया कि बैक्टीरिया और वायरस, जो पैखाना सड़ता है तो उसके अनेकों बैक्टीरिया और वायरस जन्म लेते हैं, जो कि नेकेड आई से हम देख नहीं सकते हैं। हवा के माध्यम से वह हमारे श्वसन नाक के द्वारा पेट के अंदर जाता है, तो इसके कारण बीमार हो। तब देख लेंगे कि प्रत्येक रोग, गैस्ट्रिक, अनेकों रोगों से बीमार हैं तो हमको लगा कि नहीं, अगर इसको ढकना चाहिए, एक तो सफाई हो जाएगी, और दूसरा जब मट्टी के अंदर इसको ढक देंगे तो वो खाद के रूप में हो जाएगा। वेस्ट मटेरियल है शरीर के अंदर का, तो वो खाद बन जाएगा, और एक दूसरा क्या होगा, हवा में नहीं फैलेगा, तो गंदगी समाप्त होगी, तो बीमार लोग कम पड़ेंगे। और ये प्रेरणा हमें मिली थी एक जानवर से,
बिल्ली है, हम बिल्ली पाल के शौकीन हैं, तो बिल्ली हमारे यहाँ कोई ना कोई किसी जीव को मारते नहीं, मारने का प्रयास नहीं करते हैं। तो बिल्ली को देखते थे कि वो मट्टी कोर कर पैखाना करती है और मट्टी से ढक देती है, तो इंसान को भी ये करना चाहिए। मेरे मन में ये आया, और सफाई तो मस्ट है, तो जिसके चलते हमने गांव-गांव जाकर पैखाना उठाने का काम किया, मट्टी से ढकने का काम किया। और मेरा सपना साकार तब हुआ जब 2014 में माननीय देश के ऐसे प्रधानमंत्री आए जो कि प्राची उस किला पर से पहला उनका जो संबोधन था वो शौचालय पे था। तो लोग, तो कुछ जो विरोधी पक्ष के लोग होंगे वो हंसते होंगे कि देखिए एक प्रधानमंत्री शौचालय, लेकिन वो कितनी बड़ी बात थी, कितना सशक्त भारत को कितना मजबूत करने का काम किया। कितना अगर स्वस्थ रहेगा भारत, अगर हमारी जनता स्वस्थ रहेंगी तभी मजबूत तो रहेंगी, तभी संबल भारत का निर्माण हो सकता है, सबल भारत का निर्माण हो सकता है। तो गंदगी उन्होंने यह किया, तो उस दिन हमें लगा कि हमारा अक्स या हमारा जो सोच था, हम लोगों का जो मेरे मन में जो विचार आए थे, उस विचार को नरेंद्र मोदी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया। और ये निरंतर हम तो यहाँ तक भी करना चाहते हैं, हर खेत में अगर कोई पैखाना जाते हैं तो अगर खेत में है तो मट्टी से ढक दीजिए, तो वो खाद बन जाएगा, वो एक तरह से ऑर्गेनिक खाद का काम करेगा। जी, कुछ लोगों से पता चला है कि आपने कुछ किताबें भी लिखी है, और अन्य लोगों को जो बाबूलाल शौरी को जानते हैं शायद उनको पता नहीं होगा कि बाबूलाल शौरी ने किताब भी लिखी है। अब कौन कौन सी किताबें इन्होंने लिखी है, आइए इनसे जानते हैं। जी बताइए। एक तो किताब है हमारी बायोग्राफी है, संविधान का दर्द, चूँकि हम अनशन के दरमियान में हम अगर आंदोलन या मांग रखते थे सरकार के पास, प्रशासन के पास, और हम पर केस होते थे अन्यत्र धाराओं में, कि मारपीट के धाराओं में, जो गांधीवादी सोच के लोगों के ऊपर एक अनेकों FIR हुए प्रशासन के द्वारा, जो कभी हरिजन एक्ट कह के FIR हुआ, जो कि हम लोग हमें पाला ही है। रुपौली में अब देखेंगे, प्रवक्ता बोलेंगे रुपौली है, वहाँ पे उद्धव हमारे यहाँ और कंपनी दास हमारे यहाँ एक मैनेजर हुआ करते, मैनेजर नहीं कहिए, हमारे पिता तुल्य थे वो, चूँकि माँ से हम 5 वर्ष की उम्र से मैं माँ से अलग रहा। मेरे दादाजी चूँकि परबत्ता के प्रथम विधायक थे और स्वतंत्रता सेनानी थे, उनको पैरालिसिस अटैक होने के कारण वो खगड़िया में रहते थे। तो मेरी माँ पिताजी मेरे दादाजी की सेवा में लग रहे थे, और मेरे पिताजी ने मुझे गांव में रखा था। तो मैं उसके जीवन, मेरा परवरिश कहिए, मुझे पाला ही दास परिवार ने। वो उद्धव जो था बिना हमें खिलाए वो खाना नहीं खाता था। मैं अकेले, ठुट्ठी का एक गांव है सिराजपुर ठुट्ठी के बीच में, वहाँ मग्गो 10 बीघा केले की खेती करते थे। तो वहीं पे उस बासा पे रहना, और हमारा जीवन एक पिता के रूप में, चूँकि पिताजी भी राजनीति से जुड़े रहे, वो घर में रहते नहीं थे, बासा पे रहते नहीं थे। तो वहाँ पे एक तरह से मेरा परवरिश, हमें जो पाला है वह दास परिवार ने पाला है और रविदास परिवार ने पाला है। लेकिन हम पर अनेकों प्रशासन ने और कुछ पॉलिटिशियन के इशारों पर अनेकों ऐसे केस से युक्त किया, जो कि मुझे लगा कि संविधान का दर्द नहीं तो क्या। तो अनेकों बिंदु हैं और अनेक विचार भी हैं जो कि समाज में परिवर्तन कर सके। एक प्रीतम सिंह हमारे गांव का एक हैं, त्रिशूल सिंह के लड़के, जिनकी जेल में मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु होने के बाद उनके परिवार और पत्नी कैसे अपने जीवन को जिएगा, मैंने ये प्रश्न किया था। एक सिसवा के मृत्युंजय यादव थे, जिनकी जेल में मृत्यु हो गई थी, मैंने कहा जिंदा पकड़ के ले गए, मुर्दा बना के दे गए, तो बताइए उनका परिवार, उनका बच्चा कभी भी इस प्रजातंत्र के इस संविधान को मानेगा? तो इस पर हमारी एक लंबी थीम है, एक संविधान के दर्द में। और दूसरा किताब है कि मैंने जो भारत के राजनीति को मैंने जो देखा आज़ादी के बाद में, जातिवाद कैसे बढ़ा, क्यों बढ़ा, किस पॉलिटिशियन के चलते क्या हुआ, तो उसको मैंने बाबूलाल शौर्य एक आलाप के रूप में एक बुक मैंने लिखा, 2 बुक है। आपने देखा कि बाबूलाल शौर्य ने किताबें भी लिखी हैं, आप उसको देख सकते हैं। सबसे अंतिम सवाल बाबूलाल शौर्य जी, ये बताइए, राजनीति में अभी कभी लोजपा तो कभी बीजेपी, अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी किस पद पे हैं आप? देखिए, हम तो जन्मजात, हम तीसरी पीढ़ी, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रथम जिलाध्यक्ष हमारे दादाजी थे। तो हम लोग तो संघ परिवार से जुड़े हुए हैं, तीसरी पीढ़ी संघ के हैं, और हम राष्ट्रवाद विचार को मानते हैं। और मेरी तीसरी पीढ़ियों के हैं कि हमारे दादाजी विधायक के बाद भारतीय जनता पार्टी के प्रथम जिलाध्यक्ष रहे, खगड़िया के, और द्वितीय जिला, मतलब करीबन लगातार 2-3 टर्म जिलाध्यक्ष रहे। उनके बाद मेरे पिताजी बीजेपी में एक मजबूत पिलर के रूप में काम किया, और खगड़िया में भारतीय जनता पार्टी को स्टेबल करने का उस समय काम किया था।
परबत्ता में राम जन्मभूमि आंदोलन, मतलब अनेकों जो भी आंदोलन हो, 75 का आंदोलन, ये तो मेरे घर में रहा ही। हम लोग तो विचारधारा तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवाद की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ परिस्थिति आई कि जिसके चलते हम लोगों ने निश्चित तौर पर हम विद्रोह के रूप में हम आए। तीसरी पीढ़ी में हम तीसरा पीढ़ी हैं भारतीय जनता पार्टी, लेकिन विद्रोह के रूप में आए कुछ नीतियां और कुछ लोकल पॉलिटिक्स के कारण, लोकल स्थानीय कुछ राजनेताओं के द्वारा धमकियां मिली कि आप मतलब अनेकों ऐसी वाक्याएं आई जिनके कारण हमने लोजपा को तत्काल ज्वाइन किया। और धन्यवाद देते हैं चिराग पासवान जी को, जिन्होंने मुझे आदर और सम्मान देने का काम किया, और उनका सब दिन हम शुक्रगुजार हैं। और परबत्ता की जनता का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने विपरीत परिस्थिति में भी 12,000 और 12,000 के लगभग वोट देने का काम किया। और तो हम उसके बाद मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी में चूँकि मैंने घर वापसी किया, उसका भी कारण है, अनेकों कारण है, व्यक्तिगत कारण भी हैं। तो अभी मैं फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी में पुनः घर वापसी हो गई है, और अभी वर्तमान में एक उद्देश्य है कि राष्ट्रवाद को लेकर ही संघर्ष करते रहे हैं, मानववाद को लेकर जो संघर्ष करते रहे हैं उसको आगे बढ़ाने का काम हम कर रहे हैं। धन्यवाद। आपने देखा केवी स्टूडियो बिहार के माध्यम से कि परबत्ता में एक ऐसा भी अनसन गुरु है जिसकी अपनी सोच है, जिसके अपने अलग प्रिंसिपल है, अन्य नेताओं की तुलना में अपनी राजनीति को भुनाने का एक अलग प्रयास। देखते रहिए केवी स्टूडियो बिहार। धन्यवाद आपका।